जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ब्रिलियंट आईक्यू में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो ये चैप्टर है क्लास 8 का 11th चैप्टर है, जिसमें हम आज जो देखने वाले हैं वह देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का आगमन। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर रिकमेंडेशन करिएगा कि वो इसको देख के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने जब ऊपर पढ़ा तो हमने देखा कि किस प्रकार लोग अंग्रेजों से परेशान थे और कैसे उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में अपने आप अपनी भूमिका को अदा किया। उसी क्रम में हम देखने वाले हैं कि गांधी जी का आंदोलन भी ऐसे जन नेता के रूप में भारत में आया, जिसने भारत को एक क्षेत्रीय आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील कर दिया। तो देखते हैं, इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कभी आपसे कोई पूछ दे गांधी जी भारत कब लौटे, तो 1915 में। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। नस्ल भेदी पाबंदी का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी भेदभाव, नस्ल की भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव, इनके खिलाफ गांधी जी ने अफ्रीका में आंदोलन चलाया था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय, व्यापारी, वकील और मजदूर, सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। यानी ये बताना चाह रहा है कि गांधी जी ने अपने इस आंदोलन में लगभग सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया और उनको सभी वर्ग का क्या मिला? समर्थन प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। जब महात्मा गांधी भारत आए, जब महात्मा गांधी कहाँ आए? भारत में आए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? इनका सबसे पहला काम था पूरे भारत का दौरा करना। इन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज्य में ये बात बता रखा है। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी जरूरतों और हालत को समझने में लगे। गांधी जी ने आते के साथ ही कोई भी काम नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने लोगों की जरूरतों को समझा, उनकी हालत को देखा और लोगों से मिला। उसके बाद उस पे काम करना स्टार्ट किया। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब 1919 से 1922 के बीच आंदोलनों को कुछ गहराई से देखें। मतलब ये जो बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने अपने शुरुआती टाइम में चंपारण, जिसमें रामचंद्र शुक्ल का बहुत बड़ा रोल था, जो महात्मा गांधी को बिहार लेके गए थे, नील उत्पादन की खेती पे जो कर टैक्स लगाया गया था, उसको जायजा लेने के लिए, उसके उसके खिलाफ आंदोलन के लिए। खेड़ा, आप सबको पता है 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल आंदोलन, जिसमें मजदूरों के सैलरी और बोनस को बढ़ाया गया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी का इनमें बहुत बड़ा रोल था। अब 1919 से 1922 के बीच में जो घटनाएं हुई, उसको डीपली थोड़ा चैप्टर में समझाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। कह रहा है रॉयल सत्याग्रह। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल में ही पारित किए गए रॉयल्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। किसके खिलाफ? रॉयल्ट कानून। रॉयल्ट कानून यानी क्या? बिना अपील, बिना दलील का कानून था। मतलब शक के नजर पे भी आपको जेल में डाला जा सकता था और पीटा जा सकता था। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं।
उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। उन्होंने क्या बताया इस कानून को, रॉयल कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी। बिल्कुल ये निरंकुशवादी था भी, जिसमें आप अपनी बातों को रख ही नहीं सकते थे। यहाँ पे पुलिस को बहुत ज़्यादा ताकत दे दी गई थी और लोग यहाँ पे बहुत परेशान थे। ये अपने आप कुछ कर भी नहीं सकते थे और बिना किसी बात के भी इनको इस टाइम पे जेल वेल में डाल दिया जाता था। ये बात थी 1919 की। रॉयल्टी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1919 में। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अ- अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। अपमान व याचना दिवस कभी आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी ने कब आह्वान किया था, तो 6 अप्रैल 1919। और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉयल सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी सत्ता अपनाया। बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इस दमन का हिस्सा था। इस नरसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों द्वारा ही रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। उन्होंने जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी, क्योंकि 1919 का जो नरसंहार था वो इतना भयानक था, इतना दर्दनाक था, जिसको एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। ये आप जो देख पा रहे हैं, ये चित्र, ये जलियांवाला बाग का चित्र है, जहाँ पे कुछ लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे और जनरल डायर ने यहाँ पे गोलियां चलवा दी। यह परिसर जहाँ जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी। बाद के इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशानों की तरफ इशारा कर रहे हैं। नाइटहुड का मतलब था ब्रिटिश राजरानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तित्व सफलताओं का जन सेवा में दी जाने वाली उपाधि। रॉयल सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत में रहने वाले सभी लोगों, यानी सभी हिंदू, मुस्लिम तथा अन्य धर्मों के लोगों का देश है। महात्मा गांधी यह मानते थे कि यह देश किसी एक का नहीं है, ये देश सबका है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या फिर किसी अन्य धर्म का लोग हो। ये देश सबका है, यहाँ रहने वाले लोग इस देश के हैं। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुस्लिम किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बारे में देखते हैं और असहयोग आंदोलन क्या था। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। कैसे? मैं आपको बता दूं खिलाफत के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ, कि खिलाफत जब 1919 की लड़ाई हुई थी, 1919 का जो विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसमें जो खलीफा थे उनको बंदी बना लिया गया था ये इंग्लैंड द्वारा, और उसी के उन खलीफा को छोड़ने के लिए यह खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। मुसलमान चाहते थे कि जो ऑटोमन साम्राज्य था उसमें जो पवित्र मुस्लिम स्थान पे खलीफा का नियंत्रण बना रहे। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से
आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामलों में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज्य की मांग करें। मतलब खिलाफत का जो मुद्दा था वो डायरेक्ट भारत से नहीं जुड़ा था, लेकिन महात्मा गांधी की दूरगामी सोच, हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन में खुद को शामिल किया और कांग्रेस से मांग की कि जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ है उस पर विचार करें और एक साथ मिलजुल कर काम करें। उसके लिए आप इस मंच का भी सहारा ले सकते हैं। 1921 और 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। मतलब पढ़ने वाले बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने वकालत छोड़ दी। कब? असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड में अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार कर दिया गया। यानी पूरी तरह आपके हम असहयोग करेंगे, आपका हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए आपके सहयोग से हम पीछे हटेंगे। यह महात्मा गांधी का क्या था? नारा था। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। स्रोत है पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत। अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? अहिंसा किस संघर्ष का आधार है? कैसे? इस बारे में गांधी जी का क्या कहना था, देखते हैं। कह रहा है, प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया है। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं। यह महात्मा गांधी के अहिंसा का अर्थ है। ठीक। लोगों की पहलकदमी असहयोग आंदोलन में क्या रही? कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह से के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें। मतलब कुछ लोग मानते थे कि गांधी जी का विचार सही है, कुछ लोग मानते थे कि गांधी जी का विचार सही नहीं है। कुछ लोगों ने गांधी जी के विचार को ही पकड़ के आगे बढ़ा, तो कुछ लोगों ने उनके विचार का गलत ही अर्थ निकाल लिया। उदाहरण है, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। जो आदिवासी लोग हैं उनका ज्यादातर जो विद्रोह था वह वनों पे अधिकार को लेकर ही रहा और उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज्य का ऐलान किया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। ठीक है। कुछ ये वर्ड है जिसके बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे घेराबंदी का मतलब होता था लोगों को किसी इमारत या दुकान
में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। महंत का मतलब है सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कार्यकर्ता। गैर कानून बेदखली का अर्थ है पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। ठीक। लोग जनजातीय लोग मानते थे कि अब गांधी राज बहुत जल्दी स्थापित होने वाला है। सिंध यानी मौजूदा पाकिस्तान में इस टाइम पे सिंध है में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आन पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन में जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों की अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। जो अकाली आंदोलन था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वह अकाली आंदोलन क्या था? तो अकाली आंदोलन था गुरुद्वारों में भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए यह अकाली आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरियां छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। जनता के महात्मा थे गांधी जी, जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनकी संघर्ष में मदद करेंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। मतलब कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उपलब्धि मिली आम आदमी को, लेकिन उन्होंने श्रेय किसको दिया? महात्मा गांधी जी को। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश को उस टाइम पे क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। स्रोत 4 है, कह रहा है वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। कौन थे? देखते हैं। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश है। दूर दराज के गांवों में भी गांधी जी का नाम का सिक्का जितना चलने लगा है, उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं कि वह कौन है, क्या है, फिर भी सबने मान लिया है कि वे जो कहते हैं वह सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है। उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने बेदखली रुकवाई थी। आम तौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। या आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि स्रोत 4 पढ़ के आपको क्या लगा कि लोग गांधी जी को किस नजर से देखते थे। ठीक। 1922 से 1929 की घटनाओं के बारे में जरा देखते हैं। कह रहे हैं महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी अहिंसक आदमी थे, इसलिए वो हिंसा के विरुद्ध में थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरा चौरी पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया,
तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस था शांतिपूर्ण, उस पर गोली चला दी। चोरा चोरी में एक जुलूस, शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, अंग्रेजों ने उस पर गोली चलाई, तो उनसे भी रहा नहीं गया। उन्होंने भी गोरखपुर में के चोरा चोरी इलाके में कई पुलिस थानों में आग लगा दी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं का दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। नाम था चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने ये बात कही थी। और लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा था। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाए। मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनसे अपने इनके बारे में पता लगाइए, आरएसएस के बारे में कि इनकी सोच क्या थी। आप इस टाइम के लोगों के बारे में पता लगाइए कि उनकी क्या राय रही होगी। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये जो आप एक चित्र देख रहे हैं, ये साइमन गो बैक। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था और उसमें भारतीय ही कोई नहीं था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ, यानी साइमन गो बैक। ये नारा इसलिए दिया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था और भारतीय इस बात से बहुत क्या थे, अवरुद्ध थे। इसी टाइम पे लाला लाजपत राय पे लाठियां बरसाई गई थी और उन्होंने कहा था मेरे खून का एक एक कतरा अंग्रेजी हुकूमत में जो है नोक का कील साबित होगा। और जिसने लाठीचार्ज कराई थी उसका नाम था क्या? सैंडर्स। क्या नाम था? सैंडर्स। ये हमारे प्रिय भगत सिंह जी हैं। बहरे कानों को सुनने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, यह बात किसने कही थी? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह और उनके साथियों जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्ग से लड़ने के लिए मजदूरों किसानों की क्रांति चाहते थे। भगत सिंह चाहते थे कि औपनिवेशिक शासन से लड़ने के लिए मजदूर और किसान एक साथ आएं और क्रांति करें। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना की। कब की थी? 1928 में। HSRA के सदस्यों ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इस लाठीचार्ज के कारण बाद में लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल, बीके दत्त का मतलब है बटुकेश्वर दत्त इनका पूरा नाम था। इनके अंदर उत्साह, शक्ति, किसी की कमी नहीं थी। बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को
केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है। विदेशी सरकार को उनके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना था। इसी आरोप में भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया और 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी चढ़ा दी गई। धन्य। 23 मार्च 1931, 32 में इनको फांसी पे चढ़ाया गया। 23 मार्च 1932 में। दांडी मार्च के बारे में थोड़ा देखते हैं। पूर्ण स्वराज्य अपने आप आने वाला नहीं था। नारा तो दे दिया गया था पूर्ण स्वराज्य का। पहले जो नारा दिया जाता था वो स्वराज्य का था। अब 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य का नारा दे दिया जा चुका था। इसके लिए लोगों ने लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकलेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था, नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि हमारे भोजन की एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। महात्मा गांधी नमक उठा रहे हैं, यहाँ पे यही बताया हुआ है। 6 अप्रैल 1930 को। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। कर्नाटक की अंबाबाई के बारे में बात है। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाओं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं के लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का अर्थ क्या था? महिलाओं के लिए सहभागिता यानी साथ साथ चलने का अर्थ क्या था? इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 की उम्र में वह विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सीखती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन का सबसे सुखद क्षण मानती थी क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफी जिद्दोजहद करनी पड़ी थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। शुरुआत में महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि महिलाएं इसमें उतरें। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। महात्मा गांधी, उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इसने महात्मा गांधी ने। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्वक सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इसने सरकार ने मतलब दमन करने का प्रयास किया नमक आंदोलन को। हजारों क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। इस टाइम भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान लाया गया।
यानी प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत कब आया? 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। यानी 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेस शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद को तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। मतलब भारतीय नेता चाहते थे कि भारत को आप युद्ध के बाद स्वतंत्र करें और हम आपकी युद्ध में सहायता करेंगे। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। ये आप जो चित्र देख पा रहे होंगे सरोजनी नायडू है। 1920 के दशक की शुरुआत में ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। पहली भारतीय महिला थी। वो कब बनी थी? 1925 में। और गांधी जी एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। वो कब बने हैं? 1924 में। स्रोत 5 है। एक स्रोत है, वीर लखन नायक को फांसी दे दी। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं, 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग के मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज्यादा घायल हुए। 1000 से ज्यादा कोरापुट जिले की जेल में डाल दिए गए। कईयों को तो गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजाति नेता थे। उनको भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वो स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। क्या लोग थे ये! बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ भी विद्रोह और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। कई बार वे लंबे समय तक जेल में भी रहे। सलाम है भैया ऐसे लोगों को यार। प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ है संघ के भारत भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम का एक फिगर है। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे हैं। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, 1000 से ज्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। सुभाष चंद्र बोस जी हैं। भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया, करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने 1942 में। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संसार से तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। अपनी सरकार का मतलब है जैसे चित्तू पांडे ने बलिया में समानांतर सरकार बनाया था। ठीक। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 में के अंत में 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाजों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता और विभाजन, इसको देखने से पहले थोड़ा सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ लेते हैं। समाजवादी विचार रखने वाले अमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे।
हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी का सम्मान करते थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा सुभाष चंद्र बोस नहीं दिया है। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का गठन किया। 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत पर आक्रमण का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम जगह के लोगों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर देखते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वत्व व्यवस्था की मांग क्यों की थी? 1930 के दशक के आखिरी के सालों में से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। 1930 के दशक से हिंदू को और मुस्लिम को अलग अलग राष्ट्र मानती थी मुस्लिम लीग। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनाव का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया गया था कि यहाँ मुसलमान असंख्यक हैं, यानी कम हैं, और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभवतः मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। कुछ कांग्रेस की भी गलतियां रही थीं, कुछ मुस्लिम लीग की तो ज़्यादा ही गलतियां रही थीं इसमें विभाजन में। कहीं ना कहीं ताली एक हाथ से तो बचती नहीं। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही, क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व माना जाए। लीग ये मानती थी कि भाई मुसलमानों के लिए हम काम करेंगे, बस हमें किसी और से लेना देना नहीं है। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ के ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ सत्ता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव से कुछ खास सहमत नहीं थे, क्योंकि भाई मुस्लिम लीग तो चाहती थी ना अलग अलग होना, वो एक साथ कैसे मान सकती थी। अब देश का विभाजन अवश्य भावी हो गया था। ठीक, कुछ बात यहाँ फैक्ट्स के रूप में दी गई, इसको मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये मौलाना आजाद और कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य हैं 1942 में। मौलाना आजाद मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। लव मैरिज हुई होगी भैया। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आजाद इस्लाम के विद्वान और वहादत दीन यानी सभी धर्मों के बुनियादी एकता के
हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। कौन? अब्दुल मौलाना अब्दुल आजाद। उन्होंने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। गांधी जी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1944 में। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता श्री राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। ये बात आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। उन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1945 से 47 के दौरान आजादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नादाड़िया, पटेल जी का पूरा नाम था पटेल नादाड़िया, गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, लंबे थे भैया, बहुत लंबे थे। 1920 तक मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। वह खुदाई खिदमतकार संगठन के संस्थापक थे। जो अब्दुल गफ्फार थे, इनको आप याद रखिएगा, पूछा गया यूपीएससी में और अन्य पीसीएस एग्जामों में, ठीक है, कि खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम क्या था? अब्दुल गफ्फार। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी। कैबिनेट मिशन की इस विफलता, मतलब कैबिनेट मिशन चाहता था कि भारत अविभाजित रहे, जबकि मुस्लिमों को कुछ एक्स्ट्रा वोट और एक्स्ट्रा जगह दे दी जाए। ठीक है। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे, जो कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अथकनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई। विभाजन बहुत गंदा था उस टाइम का, बहुत अत्याचार हुए लोगों पर, उनके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने लाया। ये कुछ अन्य तथ्य है जो एनसीईआरटी अपने हर चैप्टर के लास्ट में देता है। देख लेते हैं क्या है। अफ्रीका में राष्ट्रवाद, घाना का उदाहरण एक दे रखा है। 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के साथ हुआ था। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं को
ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी, या फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं कानून बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामियों या किसानों से जमीन का जबरन अधिग्रहण, करों में वृद्धि और खराब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन शुरू हुए। 1957 में घना स्वतंत्रता पाने वाला पहला उप सहारा अफ्रीकी पहला देश बना। इस इससे पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। घना किसके नाम से जाना जाता था? गोल्ड कोस्ट। यहाँ पे सोना के खाने बहुत ज्यादा है। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कुमाए नकरूमा की कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार, जन आंदोलन का रास्ता अपनाया। 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी को चुनावों में जबरदस्त सफलता मिली थी। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया हुआ था। इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभाएं बनाएं जिनमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य ना हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया। 1956 में नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपुल पार्टी ने इन चुनावों में सफलता पाई और इस तरह घाना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र का निर्माण प्रशस्त हुआ। इस प्रकार एनसीईआरटी का क्लास 8 का 11 चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन आपका खत्म होता है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस चैप्टर को ठीक से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और जो आपको समझ में ना आए वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और ये कुछ क्वेश्चन आंसर है जिनका आप उत्तर देंगे 100 वर्ड में इस चैप्टर को पढ़ के। और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए सुखी रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।